हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट सीडीपी की क्लास 5। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है गर्भावस्था, जो गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। दूसरी होती है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होती है और उत्तर बाल्य अवस्था 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। चौथी होती है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्य अवस्था, इन तीनों की बात हमने पिछली क्लासेस में की थी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा और इन दोनों क्लासेस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा किशोरावस्था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं किशोरावस्था शब्द के बारे में। तो देखिए, किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडोलेशियर से बना होता है और जिसका अर्थ होता है वृद्धि होना। वृद्धि होना जैसा हमारा शारीरिक विकास में वृद्धि होना, जैसे लंबाई का तेजी से बढ़ना, मांसपेशियों का विकास होना, शरीर के ढांचे में दृढ़ता आना। तो चलिए दोस्तों, हम किशोरावस्था के पॉइंट्स को जान लेते हैं। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और किशोरावस्था के समाप्त होते होते बालक परिपक्व बन जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बालक शिशु की तरह अस्थिर और असंयोजित रहता है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से शैशवावस्था में बालक जिज्ञासु रहता है, हर चीज को जानने की उसमें जिज्ञासा रहती है, कल्पनाशील होता है, कल्पना या कहानी के माध्यम से वो बहुत जल्दी सीख लेता है, यानी कि शैशवावस्था की तरह किशोरावस्था में भी व्यक्ति के सभी पहलुओं का विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इन सभी परिवर्तनों के कारण बालक उत्तेजित हो जाता है और इसी उत्तेजना के कारण बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कभी कभी बालक बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं तो कभी एकदम आलसी और क्रियाहीन। अगला पॉइंट देखिए, किशोरावस्था में बालक आत्म अन्वेषण और दुनिया के साथ बातचीत करता है। तो देखिए दोस्तों, आत्म अन्वेषण का अर्थ होता है स्वयं की खोज करना, यानी कि इस अवस्था में बालक खुद के बारे में जानने में लगा रहता है, खुद का विश्लेषण करता है, खुद के विचारों का विश्लेषण करता है और दुनिया के साथ बातचीत करता है, यानी कि समाज के साथ पारस्परिक संबंध वो बनाता है। अगला पॉइंट देखिए, किशोरावस्था तेजी से विकास की अवधि है, जब युवा नई क्षमताओं को प्राप्त करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है और युवाएं नई नई क्षमताओं को प्राप्त करते हैं और नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है किशोरावस्था में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, कौशल का वयस्कता में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में बालक को जो अनुभव, ज्ञान, कौशल की प्राप्ति होती है, उन सभी का वयस्कता में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। होता है किशोरावस्था में परिपक्वता का विकास होता है, यानी कि इसमें बालक परिपक्व हो जाता है, यानी कि इसमें बालक मैच्योर हो जाता है, बालक में सही और गलत को समझने की क्षमता का विकास हो जाता है।
अगला देखिए आत्म अन्वेषण का विकास। तो इस अवस्था में बालक खुद को समझने की कोशिश करता है, खुद के विचारों का विश्लेषण करता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इन सभी के बारे में वो विश्लेषण करता है। अगला पॉइंट देखिए निर्णय लेने की योग्यता। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक में इतनी मानसिकता आ जाती है कि वह परिस्थितियों को समझकर आत्मनिर्णय ले सके। अगला पॉइंट देखिए तार्किकता का विकास। तो इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। वह किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता है, बल्कि उसमें तर्क करता है और उसके विश्लेषण के बाद ही वह किसी भी बात को स्वीकार करता है। अगला पॉइंट देखिए बुद्धि में स्थिरता। इस अवस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है और इसीलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए अमूर्त चिंतन का विकास। अमूर्त चिंतन का अर्थ होता है जो अप्रत्यक्ष हो, यानी कि जो हमें दिखाई ना दे। तो इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगला पॉइंट देखिए विद्रोह की भावना। दोस्तों, इस अवस्था में बालक सिर्फ खुद को ही सही मानता है, वो किसी का आदेश नहीं मानना चाहता है और अगर उसको कोई बात बताई भी जाती है तो उस बात का वो विद्रोह करने लगता है। इसी तरह से उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है। अगला पॉइंट देखिए सामाजिक चेतना का विकास। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक में समाज सेवा का विकास होता है, जैसे किसी भी सामाजिक कार्य में भाग लेना। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास की। पहला पॉइंट है इस अवस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अगला पॉइंट देखिए इस अवस्था में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है कि इस अवस्था में हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। हड्डियों की कुल संख्या 206 हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है और शैशवावस्था में हड्डियों का पूर्ण विकास हो जाता है और जिनकी संख्या 206 हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए मांसपेशियों का विकास 45% हो जाता है, यानी कि शरीर के कुल भार का लगभग 45% विकास मांसपेशियों का हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए थायराइड ग्रंथि का विकास होता है। तो थायराइड ग्रंथि के विकास के कारण बालक और बालिकाओं की आवाज में फर्क आता है। तो देखिए दोस्तों, किशोरों की आवाज मोटी हो जाती है और किशोरियों की आवाज पतली हो जाती है, यानी कि लड़कियों की आवाज में मधुरता और कोमलता आ जाती है और लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है बौद्धिक संप्रेषण की योग्यता। इस अवस्था में बालक में किसी भी विषय वस्तु पर लगातार विचार विमर्श करने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है। यानी कि इस अवस्था में उसमें वाद विवाद विचार विमर्श की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखिए स्थायी स्मृति का विकास। तो किशोरावस्था में विकसित हुई स्मृति स्थायी हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, कि इस अवस्था में बालक में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास होता है, यानी कि बालक किसी भी विषय पर ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगला पॉइंट देखिए अपने को तथा दूसरे को समझने की अभिरुचि में वृद्धि होना। बाल्यावस्था में बालक में खुद को समझने की और दूसरों को समझने की प्रवृत्ति का विकास उतना नहीं होता है जितना कि किशोरावस्था में हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक अपने आप की खोज करता है, स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसको उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, और वहीं वो दूसरों को समझने में भी रुचि दिखाने लगता है, जैसे ईमानदारी, ये दूसरी किसी भी भावनाओं को ठीक प्रकार से समझना, और वह अपने ही तरीके से सोचता रहता है। अगला पॉइंट देखिए इस अवस्था में भविष्य के बारे में समझ विकसित हो जाती है। तो इस अवस्था में बालक में इतना विश्वास बढ़ जाता है कि वो अपने भविष्य का सही चुनाव कर सके, उसे भविष्य में क्या बनना है, उसे भविष्य में कौन सा कैरियर चुनना है, इन सब की समझ उसमें विकसित
हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, इस आयु में चिंतन में नवीनता और स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, इस अवस्था में बालक सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाज, अंधविश्वासों को नहीं मानता है। और देखिए, स्वाभाविकता यानी कि वो किसी भी बात को तभी मानता है जब उस बात का पूरी तरह से विश्लेषण कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की परिभाषाओं के बारे में ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा है स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बहुत ही संघर्ष की, तनाव और तूफान की तथा विरोध की अवस्था कहा है। तो देखिए दोस्तों, इसे आप कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक है सिनेमा हॉल में तूफान मूवी देखी। स्टैनले शब्द से आप याद रखेंगे सिनेमा और हॉल से आप याद रखेंगे हॉल। तो तूफान से आप तूफान याद रखेंगे और तूफान के साथ में आप ये 3 वर्ड भी याद रखेंगे, बड़े संघर्ष की, तनाव की और विरोध की। इस तूफान शब्द से आप ये 3 शब्द भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगली परिभाषा है ईबी हरलोक के अनुसार किशोरावस्था कई समस्याओं का युग है। तो हरलोक ने कहा है कि किशोरावस्था समस्याओं का युग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके साथ बालक समायोजन नहीं कर पाता है। तो देखिए, इसकी ट्रिक है समस्या को लोक कर दो। तो लोक से आप याद रखेंगे हरलोक और दोस्तों समस्याओं का युग यानी कि समस्या। तो समस्याओं को लोक कर दो, इस ट्रिक से आप हरलोक की परिभाषा को याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगली परिभाषा पर चलते हैं। अगली परिभाषा है क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति, भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इसकी ट्रिक है काला कौवा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस काले कौवे से हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा को कैसे याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक कहावत जैसे कि आपने भी सुनी होगी कि अगर हमारी छत पर काला कौवा आकर बैठ जाता है तो ऐसा कहते हैं कि आज हमारे घर पर कोई गेस्ट आएगा। किशोर ही वर्तमान की और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो देखिए दोस्तों, आज क्या है, हमारा वर्तमान है। तो देखिए दोस्तों, इस आज से आप क्या याद रखेंगे, वर्तमान। और देखिए दोस्तों, आज हमारे घर कोई गेस्ट आएगा, इसकी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं हम, इसकी श्योरिटी नहीं होती है कि सच में ही कोई आएगा। तो ये ट्रिक सिर्फ आपको याद करने के लिए है। अगर आप बिना ट्रिक के याद करना चाहते हैं तो आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था व्यक्तित्व एवं घनिष्ठ मित्रता की विशेषता है। तो वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था घनिष्ठ मित्रता की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है वैली टाउन के व्यक्तियों में घनिष्ठ मित्रता होती है। तो देखिए दोस्तों, वैली टाउन से आप याद रखेंगे वैलेंटाइन, व्यक्तित्व से याद रखेंगे व्यक्तियों और घनिष्ठ मित्रता से याद रखेंगे घनिष्ठ मित्रता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है रोज के अनुसार किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्श उपस्थित करने की अवस्था है। इसकी ट्रिक है रोज। तो देखिए दोस्तों, रोज शब्द में बाद में क्या आ रहा है, से आ रहा है, जैसे आप याद रखेंगे समाज सेवा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है स्किनर के अनुसार किशोरों की निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, स्किनर ने कहा है कि किशोरों में निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के अन्य नामों की। तो देखिए, सबसे पहला है तूफान की अवस्था। तो देखिए दोस्तों, यह तूफान, तनाव और तूफान का एक चरण है, क्योंकि इस चरण में बच्चे अपने माता पिता के साथ संघर्ष करते हैं, अपने साथियों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। दूसरा है समस्या का युग। किशोरावस्था को समस्या का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तेजी से शारीरिक विकास के कारण बालकों में अजीब, आत्मशयित और शर्मिंदा जैसी भावनाएं आ जाती हैं, यहाँ तक कि बालक भ्रमित भी हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए स्वर्णकाल। इस अवस्था में जो भी गुण बालक सीखता है, जो अनुभव और ज्ञान बालक सीखता है, वो वयस्कता में बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अगला पॉइंट देखिए, विरोध की अवस्था। इस अवस्था में बालक किसी का कहना नहीं मानना चाहता है, न ही अपने माता पिता का, बल्कि अपने समूह का, अपने साथियों का ज्यादा कहना मानता है और इससे उसमें एक विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है, यानी कि उसमें एक विरोध की भावना पैदा हो जाती है। अगला देखिए, कठिन काल। तो किशोरावस्था को कठिन काल भी कहा जाता है। अगला है उलझन की अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने विचारों में उलझा रहता है, क्या सही है क्या गलत है। अगला देखिए, बसंत काल। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से बसंत ऋतु में मौसम चेंज होता रहता है, उसी तरह से किशोरावस्था में बालक के विचारों में चेंजेस आते रहते हैं। अगला देखिए, परिवर्तन का काल। तो किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शारीरिक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला देखिए, बुद्धि में स्थिरता लाने की अवस्था। इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, जिसके कारण इसे बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है विकासात्मक विशेषता। तो इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे मांसपेशियों का विकास होना, शरीर के ढांचे में दृढ़ता आना, लंबाई का बढ़ना आदि, ये सब विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कल्पना की बहुलता। तो किशोरावस्था में बालक वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना करने लगता है, तो इसी कल्पना की बहुलता के कारण उनमें दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, संवेगों में अस्थिरता। संवेग जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या। सबसे पहले हम समझते हैं भय को। तो इस अवस्था में बालक में भय होता है, जैसे बालक किसी नए कार्य को करने से डरता है या कहीं पर स्टेज पर जाने से डरता है। इसी तरह से देखिए, बालक को क्रोध तभी आता है जब उसे वो काम नहीं करने दिया जाता है जो वो करना चाहता है, या उसकी आलोचना की जाती है तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और इसी तरह से ईर्ष्या, बालक में ईर्ष्या अपने फ्रेंड के साथ हो सकती है, अपने भाई बहन के साथ ईर्ष्या हो सकती है। तो ये सब क्या होते हैं, संवेग होते हैं, और इन्हीं संवेगों के कारण बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे बालक कभी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, तो कभी बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता की भावना। इस अवस्था में बालक किसी अंधविश्वास में बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, और यदि इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की भावना आ जाती है। अगला पॉइंट देखिए, काम भावना में परिपक्वता। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में काम इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और काम भावना अपनी पराकाष्ठा पर होती है। दोस्तों, इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं को आकर्षक बनाने में लगे रहते हैं ताकि वे दूसरों को प्रभावित कर सके। और देखिए दोस्तों, इसी अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, यानी कि गर्ल्स का अट्रैक्शन बॉयज की तरफ हो जाता है और बॉयज का अट्रैक्शन गर्ल्स की तरफ हो जाता है। अगला पॉइंट है समाज सेवा की भावना। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक क्षेत्रों में किशोरों को अपने पारस्परिक संबंधों में बहुत सारे बदलावों से गुजरना पड़ता है और वे समाज और इसके प्रभाव को समझने लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं किशोरों की सामाजिक भागीदारी जितनी अधिक होगी, उतने सामाजिक कौशल और क्षमताओं का विकास उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट देखिए, समूह के प्रति समर्पण। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में किशोर अपना अधिकांश समय सहकर्मी समूह में बिताते हैं और उस समूह के प्रति निष्ठावान होते हैं, और साथियों की राय उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव समूह के साथियों का पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में साथियों की राय सबसे प्रभावशाली बन जाती है। अगला पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बालक में आत्मसम्मान के भाव पैदा हो जाते हैं और वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आगे देखिए, रुचियों में परिवर्तन होता है। बालक ऐसे कार्यों में रुचि लेने लगता है जिससे बालक को प्रशंसा मिले, सहानुभूति मिले या समाज में सम्मान मिले। आगे देखिए, वीर पुरुष पूजा। इस अवस्था में बालक एक रोल मॉडल का अनुसरण करते हैं और उसी की तरह वो अपने कार्यों को
करते हैं। उनकी अपनी सामाजिक और नैतिक समझ उसी के अनुसार बदल जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमने सीडीपी और हिंदी की 4 से 5 क्लासेस हमने वहां पर कर भी ली हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।